फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग पार्टनरशिप। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लीगल एस्पेक्ट क्या है और कैसे उसके ट्रांजैक्शन को हमें हैंडल करना है। क्लियर है जी। अब यहाँ जो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ वो बेसिक एस्पेक्ट हैं। मैं कहूँ एक तरह के एजम्पशन जो मुझे मान के चलने हैं जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। और मेनली जो लैंग्वेज यहाँ पे एग्जामिनर यूज़ करता है या जो आपकी रेफरेंस बुक्स में यूज़ कर रखी है, तो यहाँ लिखा है कि सम इम्पोर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग पार्टनरशिप। और जो फर्स्ट पॉइंट मेंशन करते हैं वहन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ठीक है, यानी कुल मिला के बात क्या है कि कुछ कंडीशंस ऐसे मेरे पास होंगी जहां कुछ स्पेसिफाइड रूल्स मुझे अप्लाई करने हैं, या मैं कहूं कि उन कंडीशंस में मेरे लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, तो सबसे पहले मुझे इस वर्ड साइलेंट को समझना है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या मतलब होता है। सपोज समवन इज आस्किंग यू अबाउट योर राशन कार्ड। क्लियर है चीज। अब आपके सामने दो कंडीशन है। किसी ने आपसे राशन कार्ड के बारे में पूछा, तो पहली जो चीज है आप उनको बताओगे कि सर मेरा राशन कार्ड नहीं बना। क्लियर है चीज, बात समझ में आ गई। दूसरा जो एग्जांपल आप रखोगे कि राशन कार्ड तो बना है बट जो नाम है, मेरा जो नाम है वो राशन कार्ड में नहीं है। क्लियर है चीज। तो वर्ड साइलेंट को समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपके राशन कार्ड के बारे में पूछता है, तो पहला आंसर क्या होगा कि आपका राशन कार्ड बना नहीं, और दूसरा आपका राशन कार्ड तो बना लेकिन आपका नाम उसमें नहीं है। तो सोचने वाली बात है, क्या आपके लिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं? भाई अगर आपका नाम नहीं है तो भी आप ये कंसिडर कर सकते हो ना, आपके लिए तो राशन कार्ड है ही नहीं। क्लियर है चीज़। तो वर्ड साइलेंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, पार्टनरशिप डीड की। क्लियर है चीज़। पार्टनरशिप डीड का मतलब या तो ये बना ही नहीं। क्लियर है चीज। तो भी मीनिंग क्या होगा, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड बना लेकिन उस पर्टिकुलर टर्म्स के लिए कोई प्रोविजन हमने मेंशन नहीं किया। दोबारा से बता देता हूं कि वर्ड साइलेंट स्टैंड फॉर पार्टनरशिप डीड। दैट मीन्स पहले केस में पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं, तो भी मैं यही कहूंगा पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। दूसरे केस में पार्टनरशिप डीड तो बना है, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई प्रावधान उसमें नहीं है, यानी कोई टर्म एंड कंडीशन उसमें मेंशन नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर वो नहीं बना तो भी साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड बना है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई प्रोविजन उसमें नहीं है, तो भी रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट। तो आई होप वर्ड साइलेंट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है चीज। अब हम बात करते हैं रूल्स विच इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्लियर है चीज। यहां मैं एक चीज लिख देता हूं, इररेस्पेक्टिव द फैक्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कभी सिचुएशन ये हो जाती है कि दो पार्टनर्स हैं, मान लो उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। यहां पे बात कर लें ए बी, इसने कहा मैंने 5 लाख लगा रखी है और इसने कहा मैंने 50,000 लगा रखी है, तो मैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा। ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है प्रोविजन, वो साइलेंट है, तो चाहे कैपिटल का कंट्रीब्यूशन जो भी हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्लियर है चीज। दूसरे पॉइंट पे बात करें अगर, तो हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग का मीनिंग 11th क्लास में पढ़ा होगा। पर्सनल बेनिफिट के लिए जब ओनर विड्रॉ करता है या तो पैसा या गुड्स वगैरह, तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो अगर पार्टनरशिप साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग, तो किसी भी पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर है चीज। थर्ड पे अगर बात करें, नो सैलरी
नो कमीशन। क्लियर है चीज? किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी दी जाएगी ना ही कमीशन दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। क्लियर है चीज? फोर्थ पॉइंट पर अगर बात करूं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। ठीक है, अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। यहां भी ये प्रोविजन मुझे ध्यान रखना है इररिस्पेक्टिव द फैक्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कितनी भी कैपिटल लगा रखी हो, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयर रेशियो इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, इन दैट केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल इन ऑल केसेस irrespective the fact whatever the capital contribution is made by the partner। ठीक है, लास्ट अगर मैं बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पुट किए जाते हैं, कि इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 6%। क्लियर है चीज? कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है इन एडिशन टू द कैपिटल, इन दैट केस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट सच पार्टनर कैन क्लेम an interest at the rate of 6% on that particular loan which is provided by the partner to the firm in addition to capital contribution। क्लियर है चीज? यहां अगर साइलेंट भी है कि या तो रेट आप पार्टनर डीड में मेंशन कर लो कि भैया इस रेट से हम आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, लेकिन अगर यहां पे साइलेंट है यानी कोई प्रोविजन कोई कंडीशन इसके बारे में नहीं लिखी कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 6% के हिसाब से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन प्रोवाइड करेंगे। तो दीज आर द रूल विच इज एप्लीकेबल इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। तो फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन वैल्यू नहीं रखता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेंगे, ना ही सैलरी देंगे ना ही कमीशन देंगे। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कैपिटल कंट्रीब्यूशन को कंसीडर नहीं करेंगे। और लास्ट इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 6%। क्लियर है चीज? तो फिलहाल इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब उन्हीं रूल्स के बेसिस पे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बिलोंग करता है किससे, इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर लैंडलॉर्ड प्रोवाइड्स ए लोन ऑफ ₹20,000 टू द फर्म एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 12% per annum। नाउ स्टेट वेदर हिज क्लेम इज वैलिड और नॉट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। ठीक है, मतलब क्या है, एक और बी दोनों पार्टनर हैं, उनके लैंडलॉर्ड ने फर्म को लोन दिया है 20,000 का और वो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करें 12% पर एनम। ठीक है, हमें बताना है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या उनका ये 12% का जो इंटरेस्ट है वो वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है पहला जो कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में आएगा कि सर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कितना होना चाहिए, 6% पर एनम। क्लियर है चीज़? तो ऐसे में 12% तो क्या होगा, इनवैलिड होगा, नहीं कर सकता। तो जो बच्चे इस 12% को इनवैलिड समझ रहे हैं वो फंडामेंटली गलत हैं। क्लियर है चीज़? यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझनी है कि लोन प्रोवाइड किसने कराया है, लैंडलॉर्ड ने। क्लियर है चीज़? अब मान लो मेरी और आपकी पार्टनरशिप फर्म है और हम मिलके बैंक से लोन लेते हैं। क्लियर है चीज़? तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद डिसाइड करेगा या हमें राइट देगा उसका? जाहिर सी बात है बैंक क्या करेगा, खुद डिसाइड करेगा, क्योंकि बैंक क्या है, थर्ड पार्टी है, वो पार्टनर नहीं है। ठीक है, तो जो एग्रीमेंट में टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती हैं पार्टनरशिप डीड में, वो बेस्ड होती हैं, एप्लीकेबल होती हैं केवल और केवल पार्टनर्स के ऊपर। दैट मीन्स उनके लिमिटेशन में किसी थर्ड पार्टी को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? यहाँ पे मकान मालिक ने लोन दिया है, वो एक थर्ड पार्टी के तौर पे है, तो ऐसे में उसका 12% इनवैलिड कैसे हो सकता है? ये तो खुद तय करेगा ना कि लोन पे मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लैंडलॉर्ड जो थर्ड पार्टी उसने लोन दिया है तो उसका 12% इंटरेस्ट क्लेम करना वैलिड है। इसको मैं इनवैलिड नहीं बता सकता बिकॉज ही इज नॉट ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है चीज? द रूल रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम इज ओनली एप्लीकेबल on a loan which is provided by the partner to the firm, not in case of any third party। याद रह जाएगा? क्लियर है चीज? इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसिडर करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो फर्स्ट पॉइंट है उसको कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में इसका केवल बेसिक कवर करेंगे। ठीक है,
जर्नल एंट्री और रूल्स वगैरह को कंसिडर कर लेते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर है चीज़। तो यहाँ मुझे ध्यान रखना है कि जब भी पार्टनरशिप में किसी ट्रांजैक्शन को मुझे कंसिडर करना हो तो सबसे पहले मुझे उसका नेचर डिफाइन करना है, ठीक है, और नेचर के साथ साथ मुझे ट्रांजैक्शन की डायरेक्शन भी डिफाइन करनी है। अब यहाँ पे फर्म क्या कर रही है, पार्टनर्स को दे रही है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल सी बात है, कैपिटल लगाता कौन है, पार्टनर। तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर को क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ध्यान रखो मैंने रूल बताया था पिछले वीडियो में कि बैंक जब भी हमें कुछ देगा वो हमारे अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। क्लियर है चीज। तो यहां फर्म पार्टनर को दे रही है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। क्लियर है चीज। तो इस बेसिस पर अगर मैं बात करूं एंट्री की, तो चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्चा, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें दूसरी एंट्री में, तो दूसरी एंट्री क्या होगी, अब चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, मैंने कहा था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन एक्सेप्शन हर चीज का होता है। तो फिलहाल मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसको कहां लिखेंगे अपन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है चीज। तो ये दो एंट्री हैं, अगर क्वेश्चन मुझे कुछ इन्फॉर्म नहीं करता तो मुझे करनी है। अब बात करते हैं इसके नेचर की। अगर नेचर के बारे में बात करें तो मेनली इसको क्लासीफाई कर सकता हूं 3 केसेस में। क्लियर है चीज। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि अगर आपके पास लॉस है, ठीक है, यानी प्रॉफिट नहीं है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया उसमें क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल नहीं था, बैलेंस आपके पास आ गया डेबिट, और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, लॉस। ठीक है। तो अगर फर्म के पास लॉस है तो क्या उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा? इसका आंसर है ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन विच इज सजेस्टेड बाय द एनसीईआरटी रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ अकाउंट्स ऑफ 12th क्लास, वहां क्लियरली उन्होंने स्टेट किया है, क्लियरली मेंशन किया है कि भैया अगर लॉसेज हैं तो उस केस में एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन नहीं उठता, वहां पे एप्रोप्रिएशन आप नहीं करोगे। यानी इफ देयर इज एनी लॉस, in that case no interest on capital will be provided just because of the loss exist in the profit and loss count. So in that case there will be no case of appropriation, there will be no choice to appropriate loss in the profit and loss appropriation account. तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। लॉस होगा तो एप्रोप्रिएशन नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा सकता। अगर दे भी दोगे, एक एग्जांपल से अगर इसमें कंसिडर करूं, यहाँ पे मान लेता हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेता हूं। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास क्या है, लॉस है 2000 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे के 1000 रुपये का लॉस कितना हो गया, 3000 का। अब इस लॉस को क्या करूँगा, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दूंगा। मान लेता हूँ इक्वल रेशियो था, 1500 दोनों के बीच में डिवाइड कर दिया। अब हुआ क्या, पहले 2000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब क्या करेंगे, पहले आपने 1000 रुपये उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया, और फिर इसी 1000 को टोटल लॉस में इंक्लूड करते हुए कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्लियर है चीज। पहले डिवाइड करते तो 1000 का लॉस बचता, लेकिन आपने 1000 का इंटरेस्ट देके पहले 500 से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, और उसके बाद 1500 का लॉस आपने डिवाइड किया। तो अल्टीमेटली इस 500 का इंपैक्ट क्या होता है, इन द केस ऑफ लॉस ये एप्लीकेबल नहीं है, इसका इंपैक्ट कैपिटल अकाउंट पे नहीं आएगा। क्लियर है चीज। दूसरे केस में बात करें, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में स्पेसिफाई किया गया है कि भैया यू विल हैव टू कंसिडर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, क्लियर है चीज। ध्यान रखना, वर्ड यूज किया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैंने ये नहीं कहा लॉस है। यानी जब ये बोल रखा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, तो इन दैट केस ये तो मुझे एजम्प कर लेना है कि प्रॉफिट वहां पे अवेलेबल है। क्लियर है चीज, वहां पे लॉस नहीं है। समझ में आ गई बात। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपको हर हाल में देना पड़ेगा, whether it is profit reflected by the profit and loss account or whether it is loss reflected by the profit and loss account। लेकिन यहां एक चीज मुझे ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यू आर गेटिंग टैक्स रिबेट इफ यू आर कंसिडरिंग
ए एक्सपेंसेस एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका मतलब टैक्स रिबेट आपको मिलेगा। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इस चैप्टर की क्लोजिंग पे आएंगे तब, ठीक है। फिलहाल मुझे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते पहली एंट्री बिल्कुल सेम होगी, लेकिन जिस मोमेंट पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है, क्लियर है चीज़। और वैसे भी टैक्सेशन का पॉइंट 12th में इन्वॉल्व नहीं रहता, उसको इंक्लूड नहीं करते, लेकिन इसके बारे में डिस्कशन अपन करेंगे। तो हुआ क्या, पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल सेम रहेगी, लेकिन चूंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर करना है तो इस केस में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करने से पहले आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पार्टनर्स को देना है, इफ इट इज मेंशन दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कंसिडर्ड एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है चीज। तो एक बार इनको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो क्या करना है। तो अगर लॉस है तो एप्रोप्रिएशन होगा नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो मुझे देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। क्लियर है चीज़। हाँ, अगर साइलेंट है मतलब नहीं कुछ भी मेंशन कर रखा तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है। तो अब अगर बात करूँ इसका नेचर कैसा है कि आप इसको क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और इसका मतलब अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो वो जो लीगल बाउंडेशन बीइंग ए फर्म मेरे ऊपर आई थी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो देना ही देना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन केस में वो लीगल बाउंडेशन मेरे ऊपर से हट जाता है, यानी वो देना कंपलसरी है, वो कंडीशन एप्रोप्रिएशन केस में अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे मेरे पास टोटली मिला के 3 कंडीशन निकल के आती हैं, ध्यान से समझ लेना उनको। पहली कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ग्रेटर देन अवेलेबल प्रॉफिट है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू अवेलेबल प्रॉफिट है तो क्या होगा, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस देन अवेलेबल प्रॉफिट है तो क्या होगा। क्लियर है चीज। ये 3 कंडीशन बनती हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। मान लेता हूं यहां पे प्रॉफिट है कितना 2000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है कितना 1500, कोई दिक्कत ही नहीं है, दे सकते हैं। और वैसे भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो 1500 रुपये कंप्लीटली दे सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वही फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरे केस में मान लेता हूं यहाँ पे एग्जांपल 2000 का इंटरेस्ट अवेलेबल प्रॉफिट है और 2000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो यहाँ भी पॉसिबल है कि पूरा पेमेंट कर देंगे। ठीक है। अब कई बार कंफ्यूजन ही होता है कि सर मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देना है, कमीशन भी देना है, तो उस केस में प्रॉफिट को कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो वेरियस काइंड ऑफ एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं उनको कैसे हम हैंडल करेंगे। क्लियर है चीज़। दूसरे केस में मुझे क्या करना है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे एग्जामिनर मुझे कंफ्यूज करता है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कितना है 2500 है और प्रॉफिट आपके पास जो अवेलेबल है वो है केवल 2000, तो अब यहाँ एक चीज़ तो तय रहेगी कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो 2000 के प्रॉफिट में से 2500 का इंटरेस्ट तो नहीं दे सकते। क्लियर है चीज़। अब ये जो इंटरेस्ट होगा वो केवल दिया जाएगा किस अमाउंट तक, 2000 तक। लेकिन अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ऐसे में ये कैसे तय होगा कि अगर अकॉर्डिंग टू रेशियो गए तो जिस पार्टनर ने कैपिटल ज़्यादा लगा रखी है वो ऑब्जेक्शन करेगा कि भैया मुझे कम क्यों मिला। ठीक है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अकॉर्डिंग जाते तो ठीक है, मुझे समझ में आ जाता। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप कम प्रॉफिट है डिवाइड कर रहे हो तो ज़्यादा कैपिटल वाला पार्टनर तो क्या करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा। और उसके इस ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखते हुए इस कंडीशन में जो मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन अवेलेबल प्रॉफिट, कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा। इन दैट केस जो 2000 है दैट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, अवेलेबल प्रॉफिट दैट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल रेशियो। क्लियर है चीज। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में 3 कंडीशन है, 2 में मुझे कुछ नहीं करना। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है प्रॉफिट ज्यादा है दे दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बराबर है तो भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है प्रॉफिट कम है तो कम प्रॉफिट में से ज्यादा पेमेंट नहीं हो सकता। इन दैट केस वो पेमेंट लिमिटेड हो जाएगा अवेलेबल प्रॉफिट तक, और उस केस में अवेलेबल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड नहीं होगा, दैट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल रेशियो। क्लियर है चीज। तो आई होप आपको जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो क्लियर हो गया होगा। और एक क्वेश्चन जो इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग मैंने कराया एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है,
अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक यू सो मच।